नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज फिर से इस इतिहास मंथन सीरीज में देखेंगे पार्ट 3। इतिहास का डेली डोज जो एक सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें इतिहास मंथन पार्ट 3 है। तो आज इसमें विशेष जो टॉपिक है, यदि आप वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें संगम काल के बारे में डिस्क्राइब विशेष रूप से किया गया है। और जो कन्नौ वंश, सातवाहन वंश, कुषाण के बारे में चर्चा तो की गई है, लेकिन संगम वंश की चर्चा की गई है जो आपको विरले ही कहीं मिलता है इतने अच्छे से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव था। अब इतिहास यदि पढ़िएगा, प्राचीन इतिहास, तो कन्नौ वंश के इतिहास की बहुत ही संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है, विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त होती है। हमने बहुत सारी बुक पढ़े हैं, देखे हैं, लेकिन विस्तृत जानकारी का अभाव है। कन्नौ वंश की स्थापना कब हुई थी? 75 ईसा पूर्व में। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति को मारकर कन्नौ वंश की स्थापना की थी। यह भी ब्राह्मण वंश था। इसमें केवल 4 शासक ही हुए। कन्नौ वंश में कितने शासक हुए? 4 शासक हुए। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। कन्नौ वंशी राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है। पुराणों में वर्णन मिलता है इस वंश में राजा सत्य और न्याय के साथ शासन करेंगे, पड़ोसियों की ध्यान रखेंगे। इस वंश के कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिनमें जिन पर भूमि मालिकों, जिसने यह लगाया जा रहा है कि भूमि मित्र का उल्लेख किया गया है, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है। भूमि मित्र एक शब्द आया है, देखिए, जो भी आजकल पढ़ते हैं, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, बैंक मित्र, तो ये शब्द इन्हीं से लिया है। जैसे भूमि मित्र का एक जिक्र आता है, जिनसे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भूमि मित्र कन्नौ काल में जारी किए गए थे। सुशर्मन इस वंश का अंतिम शासक था। पुराण के अनुसार यह अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक यानी सिंधु को मार डाला गया। ओके, अब हम देखते हैं मौर्योत्तर कालीन। मौर्योत्तर कालीन से एक टॉपिक है, इसमें से कौन मौर्योत्तर कालीन मृद भांड है, माने मिट्टी के बर्तन हैं। तो इसमें देखते हैं चित्रित धूसर भांड, उत्तरी काली पोलिस्तार, गैरिक मृद भांड, लाल भांड। तो इसका आंसर होगा डी। मौर्योत्तर कालीन मृद भांड कौन सा है? डी, यानी कि लाल भांड। ओके, तो मौर्योत्तर काल में कुषाण काल के लाल पॉलिश मृद भांड प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आ गया संगम काल। अब संगम काल की हम चर्चा आज करेंगे कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। अब यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन है, संगम कालीन तीनों संगम किस शहर में हुआ था? आप ये भी अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, संगम जो हुआ था, संगम कालीन 3 संगम हुए थे। किस शहर में हुए थे? आरिकमेडु, मदुरई, वांची, कावेरीपट्टनम, ये जगहों का नाम है। लेकिन इसमें चारों विकल्प गलत हैं कि कहाँ हुआ था। संगम कालीन तीनों संगम किस शहर में हुए थे? चारों, तो जैसे व्याख्या यहाँ किया हुआ है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इरैयनार अगपरोल के अध्यक्षता में या संगम की भूमिका में तीनों संगम का वर्णन है। तो इसमें हम देखिए, प्रश्न जो था वो था कि संगम कालीन तीनों संगम किस शहर में हुए थे? आरिकमेडु, मदुरई, वांजी, कावेरीपट्टनम। तो चारों विकल्प इसमें गलत दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि रियलिटी क्या है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के इरैयनार अगपोरुल के मुख्य भूमिका में तीनों संगम का वर्णन है। संगम, अध्यक्ष, संरक्षक और स्थल। प्रथम संगम का किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में। इसके संरक्षक कौन थे? पांड्य शासक। तो तीनों संगम के तो संरक्षक पांड्य शासक थे, और अध्यक्षता प्रथम के अगस्त्य ऋषि ने किया था, द्वितीय के तो लिकापियर
संस्थापक अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। और तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने किया था, नक्कीरर। अब हम स्थल देखते हैं। तो प्रथम का तो मदुरई, द्वितीय का कपाटपुरम, अलवर भी था, तृतीय का उत्तरी मदुरई। ओके। और रही बात इसकी और डिटेल्स की, यदि आप डिटेल्स में और पढ़ना चाहते हैं संगम काल की, तो मैं इसका एक चैप्टर ही लेके आऊँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप उस वीडियो को आप देख लेंगे तो फिर संगम काल के कहीं से भी किसी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, संगम काल से ही ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, शिल्पादिकरम में किस राजा का वर्णन पत्तिनी पूजा के प्रवर्तक के रूप में हुआ है? चलिए, शिल्पादिकरम में किस राजा का वर्णन? शिल्पादिकरम क्या है? संगम साहित्य है, जो 3 मुख्य संगम साहित्य जो है, तोल्कापियम, शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई। ये तीनों नाम याद रखिएगा, शिल्पादिकरम और तोल्कापियम और मणिमेखलाई। तो शिल्पादिकरम में किस राजा का वर्णन मिलता है पत्नी पूजा के रूप में, के प्रवर्तक के रूप में? तो आंसर होगा सी, यानी सेनगुट्टवन है, पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो शिल्पादिकरम में राजा सेनगुट्टवन का वर्णन पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में हुआ है। सेनगुट्टन चेर वंश का सबसे महान शासक था, महत्वपूर्ण, जिसका गुणगान कवि प्रगट ने भी किया है। और इस शासक को ही लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता था। अधिराज की उपाधि धारण की इस चेर राजा के समय में विशेषाधिकार की बात है। पत्नी पूजा अर्थात एक आदर्श तथा पवित्र पत्नी को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाना। इसे कन्नगी की पूजा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कन्नगी की पूजा। यह और भी रोचक बात है कि पत्तिनी पूजा के लिए किसी आर्य शासक से युद्ध के बाद प्राप्त किया गया और उसे स्नान कराकर चेर देश में लाया गया। शिल्पादिकरम के पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों के श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम का भी सहयोग मिला है। और पत्नी का उल्लेख 10 गीतों में मिलता है। 10 गीत क्या है? छोटे छोटे ग्रंथ है, क्योंकि हमने बताया कि संगम काल में 3 मुख्य ग्रंथों की रचना हुई थी और छोटे छोटे कविता के ग्रंथ, छोटे छोटे संक्षिप्त कहानियों का ग्रंथ का संकलन भी हुआ है। पत्नी पूजा से साम्राज्य पितृसत्तात्मक प्रथा की ओर अग्रसर होने का संकेत मिलता है। सम्राट की पितृसत्तात्मक प्रथा की ओर अग्रसर होने का संकेत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। ओके। क्योंकि संगम साहित्य का संगम काल का जो आयोजन हुआ, संगम का आयोजन हुआ था, वो तमिल में ही हुआ था। तो प्रश्न अब बनता है, जैसे यहाँ उसका व्याख्या देखेंगे। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। प्राचीन दक्षिण भारत में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों को, जिसमें विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था, संगम के नाम से जाना जाता है। संगम शब्द का प्रयोग तमिल साहित्य में सबसे पहले शैव संत तिरुनावुकरासु अप्पार ने किया था, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। संगम साहित्य के प्रथम ग्रंथ आज के समय में साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी तिरुनेलवेली द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तमिल काव्य में आगम वर्ग कविताएं मुख्य प्रेम संबंधी है। तो ये संगम साहित्य की चर्चा की गई है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? ओके। तो कुरल को। संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? कुरल को। संगम कालीन रचना कुरल को तमिल वेद कहा जाता है। कुरल तृतीय संगम का तीसरा संग्रह ग्रंथ पदीने किलकन्नकु, सॉरी अगर कुछ गलती हो जाए
उच्चारण में। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ आपके सामने अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे तमिल वर्ड है, तो जो ये वर्ड जो है हिंदी के में ही लिखा हुआ है, ज़्यादा कठिन है। तो कुरल तृतीय संगम का तीसरा संग्रह ग्रंथ पदीने किल कनकू है, जिसमें सदाचार परक 18 गीत है का 11वां गीत संग्रह है। कुरल के प्रणेता कवि तिरुवल्लुवर हैं। इसमें उनकी तथा उनकी पत्नी अवय की अनेक कहानियां मिलती हैं। तिरुवल्लुवर ने अपने ग्रंथ की रचना श्रीलंका के नृपति इल, जो उनका मित्र था, अथवा उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया था। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग में की गई है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ तथा काम अर्थात अरम, पोरुल, इनबम, धर्म का अरम, अर्थ का पोरुल, काम का इनबम का उल्लेख किया गया है। इसमें राजनीति और कला का भी वर्णन मिलता है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी कहा जाता है। कुरल को क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या है कि हर्षवर्धन ने शासन पर अधिकार करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? हर्षवर्धन ने शासन पर अधिकार करने के बाद शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। शिलादित्य का अर्थ क्या होता है? सबसे मजबूत, धैर्यवान व्यक्ति। तो हर्षवर्धन ने शासन पर अधिकार करने के बाद की थी, तो इसकी व्याख्या आगे हम देखते हैं। हर्षवर्धन ने शासन के बाद शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर का राज सिंहासन संभाला। शिलादित्य की उपाधि हर्ष ने कनौज की राजगद्दी संभालने के बाद ली थी। कनौज पर मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन का शासन था, जो हर्ष की बहन राजश्री का पति था। मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी, राजश्री को बंदी बना लिया। राजश्री को इस दुर्गति को सुनकर राज्यवर्धन, हर्ष और राजश्री का बड़ा भाई ने देवगुप्त और शशांक पर आक्रमण कर देवगुप्त को पराजित किया। शशांक ने राजवर्धन को युद्ध शिविर में मित्रता का प्रदर्शन करते हुए आमंत्रित किया, किंतु गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी। राजवर्धन की गुप्त हत्या का समाचार सुनकर हर्ष ने शशांक पर आक्रमण कर दिया। परिस्थितियां अनुकूल न पाकर शशांक ने बिना युद्ध किए ही कनौज छोड़ दिया। इस प्रकार कनौज में पुनः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। वहां के मंत्रियों ने कनौज का सिंहासन स्वीकार करने के लिए हर्ष से प्रार्थना की, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। वेंसंग लिखता है कि हर्ष ने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से परामर्श किया। बोधिसत्व ने उसे सिंहासन पर बैठने तथा महाराज की उपाधि ग्रहण करने से मना कर दिया। हर्ष ने अपने को राजपुत्र कहा है, अपना उपनाम शिलादित्य रखा है। यानी कि जब अभी हर्षवर्धन की आयु छोटी थी, उसी समय उसकी बहन राजश्री का विवाह हुआ कनौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ, जहां उसकी गृहवर्मन की हत्या कर दी और कनौज पर अधिकार कर लिया। किसने? देवगुप्त, बंगाल के शासक, और शशांक ने। तो जब इस घटना की जानकारी राजादित्य को लगी, राज्यवर्धन को हुई, तो वो गया, उनसे युद्ध किया, लेकिन उसे भी युद्ध में मार दिया गया। तब उस कम उम्र में ही हर्षवर्धन ने कसम खाई कि जब तक उन राजश्री के सिंहासन छोड़ने वाले जो उनके दुश्मन हैं, जब तक उनको खत्म न कर दे, तब तक वो अपने को आज़ाद महसूस नहीं करेगा, या ये कहेगा ऋण से मुक्ति नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से उन्होंने कनौज पे आक्रमण किया, और जैसे कि यहाँ पे उल्लेख किया गया है, उसने शशांक तो भाग गया और कनौज पे उसका अधिकार हो गया, लेकिन कनौज का उत्तराधिकारी वो नहीं हुआ, और राजश्री को उस कनौज पर अधिकार दिया गया। या ये भी कहा जाता है कि वो हर्षवर्धन थानेश्वर से ही दोनों जगह की शासन व्यवस्था को देख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है कि संगमकालीन उस बंदरगाह का क्या नाम था जो रोम में व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था? तो संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम था आरिकमेडु। संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था? आरिकमेडु था। अब आगे देखते हैं,
आरिकमेडु संगमकालीन बंदरगाह था जहां से रोम के साथ व्यापार किया जाता था। आरिकमेडु पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर स्थित एक प्रसिद्ध और प्राचीन बंदरगाह था। कहाँ है आरिकमेडु? पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर स्थित एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन बंदरगाह था, जिसके चीन, मलाया, रोम से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। यह एक प्राचीन ग्रंथ था। 1945 में व्हीलर और कैसल ने 1945 ईस्वी में व्हीलर और कैसल ने यह खुदाई के दौरान अनेक रोमन बस्तियों के अवशेष प्राप्त किए थे। उत्खनन से प्राप्त सिक्कों के आधार पर इस नगर का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी तक माना जाता है। आरिकमेडु के प्रमुख अवशेषों में रोमन बर्तन, मिट्टी के दीप, कांच के कटोरे, मनके, रत्न आदि का उल्लेख किया जा सकता है। एक दोहत्था जार मिला है, दोहत्था यानी 2 हाथों से पकड़ने वाला, जिसका उपयोग संभवतः मंदिर में रखने के लिए किया जाता था। एक मनके के ऊपर रोमन सम्राट अगस्टस का भी चित्र प्राप्त हुआ है। यानी कि दक्षिण भारत का जो बंदरगाह था आरिकमेडु था, जबकि कावेरीपत्तनम भी दक्षिण भारतीय बंदरगाह है। देखिए, आरिकमेडु के बारे में तो कुछ और चर्चाएं भी दी गई हैं, जैसे कि आरिकमेडु को उत्खनन में जो सामग्रियां मिली है उनमें विदित होता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी के गोदामों में जमा होती थी। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के गोदामों में जमा होती थी, तब फिर वहां से उसे देश के अन्य भागों में पहुंचाया जाता था। रोम को निर्यातित किए जाने वाले सुंदर वस्त्र भी यहाँ तैयार किए जाते थे। रोम के लोग भारत की विलासिता सामग्रियों के बड़े शौकीन थे तथा इसके लिए भारी मात्रा में व्यय करते थे। रोमन लेखक प्लिनी अपने देशवासियों की इस अपव्ययता के लिए निंदा की। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे 30 से। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला प्रथम वंश कौन सा था? तो अब तो ये जान गए, इजी है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला प्रथम वंश था सातवाहन। अब इसके सातवाहनों के बारे में कुछ चर्चा की गई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए, सातवाहन। अब सातवाहनों के बारे में कुछ व्याख्या और चर्चा की गई है। ये तो लग रहा है कि पूरा सातवाहन ही पढ़ा देगा, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट वीडियो है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई? किस वंश ने स्टार्ट किया? सातवाहन। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध श्रमणों को राजस्व एवं प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की, किंतु अभिलेखों में भूमि दान का पहला प्रमाण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है। सातवाहनों और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में भूमि दान की अक्षनिवी प्रणाली शुरुआत की। अक्षनिवी प्रणाली, अब देखेंगे कि अक्षनिवी प्रणाली होता क्या है। इसका आशय है भू राजस्व का अस्थायी दान, यानी कि जब कोई भूमि दान देते हैं ब्राह्मणों को या किसी व्यक्ति, तो उनसे किसी तरह का टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता, तो इसे कहा गया भू राजस्व का अस्थायी दान कर देना, यानी कि अक्षनिवी प्रणाली। अक्षनिवी 2 शब्दों अक्षय और निवि से मिलकर बना है। अक्षय का अर्थ है जो क्षय न हो, जबकि निवि का अर्थ है मूलधन। आरंभ में ये दान केवल करमुक्त ही होते थे, किंतु धीरे धीरे दान की गई भूमि पर से राजाओं ने प्रशासनिक नियंत्रण हटाकर इसे दान ग्रहीता को ही समर्पित करना आरंभ कर दिया। शासकों द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान की गई भूमि तथा ग्राम अनुदानों का सामंतवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जो शासक भूमि दान कर देते थे, उनसे किसी तरह टैक्स नहीं लेते थे, तो इनके पास टैक्स न देके भूमि का एक बहुत बड़ा संग्रह हो जाता था, जिसके बाद वो एक सामंत की भूमिका में होते थे। सामंत यानी कि जो जनता का भी शोषण करते और राजा के जस्ट नीचे वो अपनी अधिकार, अपने शक्ति को विकसित कर रहे थे। मौर्योत्तर काल, विशेषतः गुप्त काल में शासन की एक प्रवृत्ति ब्राह्मण और अधिकारियों को भूमि दान में दिए जाने की हुई। जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराणों में ऐसे दान की प्रशंसा की गई है तथा इसे लोक और परलोक में पुण्य प्राप्ति का साधन बताया गया है। भूमि दान सर्वप्रथम उल्लेख शक सातवाहन लेखों में मिलता है। शक शासक उसावदात के लेखों में उसके द्वारा दिए गए भूमि दान की चर्चा है। सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सतकर्णी के एक लेख से पता चलता है कि उसने बौद्ध भिक्षुओं को अपने ग्राम दान में दे दिए थे। राजा दान ग्राहकों को दान में दी गई भूमि से प्राप्त आय देने के साथ साथ उन्हें वहां के प्रशासन तथा न्याय का भी अधिकार दे देता था। यानी कि सातवाहन नरेशों ने
गौतमी पुष्करणी के एक अभिलेख से पता चलता है कि सिर्फ लोगों को ही नहीं, ब्राह्मणों को ही नहीं, बल्कि बौद्धों को भी भूमि ग्राम में दान में देता था। और भूमि से प्राप्त आय देने के साथ साथ उन्हें वहाँ के प्रशासन और न्याय की भी जिम्मेवारी, यानी कि यदि किसी जगह की भूमि हम दान करते हैं तो उन्हें टैक्स तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ की प्रशासनिक और वहाँ की न्याय व्यवस्था की देखभाल वो स्वयं करता था। इस तरह से एक राजा के अंदर राजा की विकसित होने की एक प्रक्रिया प्रारंभ इसी समय से होनी स्टार्ट हो गई। ओके, इस तरह से था इतिहास मंथन का पार्ट 3। इतिहास का डेली जो कहते हैं, जिसका सीरीज है इतिहास मंथन। इतिहास मंथन का पार्ट 3 आपने संगम काल की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखा। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इतिहास मंथन का पार्ट 4 लेकर, जिसमें बहुत ही सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जिसमें मध्यकाल और आधुनिक काल को भी लिया जाएगा। तो इस तरह से रोज़ इस वीडियो को आप देखते रहे, अपने दिमाग का मंथन कर ले। आप टाइम निकाल के इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले, ताकि आपके दिमाग का मंथन हो। एक साथ ही सारे टॉपिक के आए, और बार बार देखने से क्या होगा, आपको खुद ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप वेट करते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।